कल के लेक्चर में हमने एक 2-3 टेबल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था और मोस्टली हमने प्रोडक्ट का जो टेबल था उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड किया था, राइट। तो अभी हमारे पास 5 टेबल है और भी टेबल्स हैं वहाँ पे, तो उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, तो वो देखते हैं कैसे करना है हमें। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट टेबल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये 4-5 टेबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, इसमें किसी को कुछ डाउट है? कोई स्टेप्स नहीं समझा, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है? तो सर ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो ना? यस यस ओके, फाइन। सो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा से पावर क्यूरी में भी जा सकता हूँ और वहां से भी डेटा ले सकता हूँ, या मैं गेट डेटा से भी डेटा को ले सकता हूँ। ऑप्शंस में जो शो कर रहा हूँ थोड़ा सा याद रखो। हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में पावर बीआई डेस्कटॉप से अगर मुझे पावर क्यूरी में डायरेक्टली जाना है तो ट्रांसफॉर्म डेटा को एक्सपांड करके दिस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली पावर क्यूरी पे जा सकता हूँ। इधर पे मैं गेट डेटा पे क्लिक करके, जैसे हम रेगुलर करते हैं, टेक्स्ट सीएसवी मेरा कनेक्टर है, मैं उसको चूज करके यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये 4 टेबल तो हमने लिए थे, रिटर्न का टेबल भी ले लेते हैं। मैंने रिटर्न का टेबल सेलेक्ट किया, आई ओपन दिस। ठीक है गाइस, एक 2 मिनट्स। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स अभी ज्वाइन होंगे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, बाद में चाहिए तो हम एक ये करते हैं। तो मेरे पास अभी ये रिटर्न का टेबल है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा डेटा है उसमें प्रीव्यू दिख रहा है, राइट। मैं डायरेक्टली लोड भी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है मुझे। सिंपल टेबल है, डेट एंड कीज है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो कल हमने जो 3-4 टेबल्स किए थे, उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमने एक नया टेबल लिया है, रिटर्न का टेबल। सेम वे जैसे गेट डेटा पे क्लिक करके मैंने टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर लिया और ये रिटर्न का टेबल वहां से सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं उस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ तो उसका प्रीव्यू मुझे दिखता है कि उस टेबल में कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, कॉलम्स है तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, देन तो जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स आएंगे अभी। वो उनको कॉलम्स अभी बनाने हैं तो फाइल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। वो जिप फाइल है क्या आपके पास? नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है सर ने? अभी करेंगे सर। ठीक है, आ गए सब? स्टेप्स को वापस करते हैं।
ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये कुछ 4-5 टेबल्स को लोड किया था पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एंड उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करके देन लोड किया था इसको। ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस में किया था? पावर क्यूरी एडिटर में किया था। तो पावर क्यूरी एडिटर में जाने के लिए आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो पावर क्यूरी एडिटर का स्क्रीन ओपन हो जाएगा साइमल्टेनियसली। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का स्क्रीन भी रहेगा और ये भी एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अदर वे मैं गेट डेटा जो ऑप्शंस होता है जहाँ से हम डेटा को लोड करते हैं पावर BI में, उसके थ्रू भी टेबल्स को लोड करके देन पावर क्यूरी में जा सकता हूँ। मुझे टेक्स्ट CSV ये इस डेटा टाइप को कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने जो टेबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं इस फोल्डर में रखे हैं मैंने, एडवेंचर वर्क्स नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर में अगर मैं देखूँ तो .csv टाइप की फाइल्स है सारी, ये एक्सेल नहीं है, ये .csv है, राइट। तो मुझे पावर BI में अगर इस फाइल को लाना है तो मैं अगर एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करूँ तो वो फाइल्स, अगर मैं लेट्स से मैं एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे एम्प्टी दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल फाइल है नहीं है उसमें, राइट। तो कनेक्टर चूज करना इंपॉर्टेंट है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट या CSV वाली, देन मुझे उस फोल्डर में दिखेंगी वो सारी फाइल्स। कैलेंडर, कस्टमर, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट, ये टेबल्स हमने ले चुके हैं ऑलरेडी। अभी लेना है रिटर्न का टेबल। जैसे मैं रिटर्न के टेबल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसको ओपन कर रहा हूँ। जब ओपन करता हूँ इसको तो एक पॉपअप मेरे सामने आता है जो मुझे शो करता है कि उस पर्टिकुलर टेबल में कौन से कॉलम से, एक प्रीव्यू टेबल यहाँ पे दिखाता है वो, राइट। पूरा डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि ये जस्ट प्रीव्यू है, कुछ स्टार्टिंग के 10 या 20, 25, 30 कुछ रोज दिखाएगा ये, बट कॉलम्स दिखाएगा सारे कि कितने कॉलम्स है उसमें। अगर बहुत ज्यादा कॉलम्स है तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेड ही कॉलम्स दिखाएगा, लेकिन एक जस्ट प्रीव्यू दिखाएगा कि उसमें क्या क्या डेटा है। ठीक है, देन इस टेबल्स में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, कुछ रिमूव करने हैं, कुछ नए कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करने हैं, तो वो सारी चीजें आप पावर क्यूरी में करते हो। तो लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन था, सेम ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो ये जो टेबल है ये पावर क्यूरी में ओपन हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे देन यू हिट क्लोज एंड अप्लाई ओवर देयर। अदरवाइज अगर टेबल्स में सब ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो उसको, वो डायरेक्टली लोड हो जाएगा यहाँ पे। सो हम प्रोसेस से जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, पावर क्यूरी एडिटर का एक स्क्रीन ओपन होगा। जैसे ये कैलेंडर का टेबल था, इसमें ये देखो अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे दिख रही है, ये सारे चेंजेस हमने किए हैं इसमें। ये जो डे नेम, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये सारे कॉलम्स ऐड किए हमने। इनिशियली ये सिर्फ इसमें इतना ही एक ही कॉलम था उस टेबल में, लेकिन बाकी के कॉलम्स हमने ऐड किए हैं इसमें। लास्ट के स्टेप को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इतने सारे कॉलम्स ऐड किए हैं, क्योंकि डेटा में एक ही कॉलम था, लेकिन हमें और कॉलम्स उसमें चाहिए थे और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस पर्टिकुलर कॉलम से, तो हमने टेबल्स इसमें एक कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें पावर क्यूरी की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैंने रिटर्न का टेबल लिया, टेबल्स को अगर देखता हूँ मैं तो इसमें सिंपल एक डेट का कॉलम है एंड बाकी की कीज है, एक रिटर्न की है एंड एक प्रोडक्ट की है। ठीक है, ये कीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2000 फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की एक कंसेप्ट होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इस टेबल को पहले लोड कर लेते हैं। आपको पता है किसी को प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं पता? Primary key means unique key. ओके फाइन, और किसी को कुछ आइडिया? ठीक है, नो वरीज। जब आपका एसक्यूएल होगा तो अब आप इसमें डिटेल में आपको वो पढ़ाया जाएगा प्राइमरी की फॉरेंस की क्या होता है, लेकिन मैं उसकी एक इंट्रो आपको अभी दे दूंगा कि वो क्या चीज़ें है, राइट। तो लेट्स से इस टेबल पे मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, होम पे जाके यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई की 3 ऑप्शन है, तो मैं ऑलवेज चूज करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। क्यों?
क्योंकि मैं सिर्फ क्लोज करूंगा तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है उस टेबल पे वो सेव नहीं होगा। अप्लाई करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन सेव हो जाएगा, लेकिन पावर क्यूरी की विंडो नहीं क्लोज होगी, वो ओपन होगी, वो आपको मैन्युअली क्लोज करनी पड़ेगी। एंड क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो पावर क्यूरी की विंडो भी क्लोज हो जाएगी और जो आपने पावर क्यूरी में काम किया है वो भी सेव होके वो डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। जैसे मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया है तो वो रिटर्न का टेबल जो है वो टेबल यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न का डेटा है। ये जो 3 व्यू हमने देखे थे, फर्स्ट इज रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे आप रिपोर्ट को बनाते हो, ये कैनवास पे व्हाइट कैनवास, इसको रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। सेकंड वन जो होता है टेबल व्यू, जिसमें जो टेबल्स आपने लोड किए हुए हैं पावर क्यूरी से, उन टेबल्स में कौन सा डेटा है वो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। टेबल क्लिक करोगे तो वो डेटा यहाँ पे दिखेगा आपको। जैसे रिटर्न का टेबल अभी लोड किया तो दिस पर्टिकुलर डेटा बिलोंग्स टू रिटर्न टेबल। एंड देन थर्ड वाला है मॉडल व्यू, जिसमें मल्टीपल जो टेबल्स है वो टेबल्स आपको कनेक्ट करने होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में कुछ कनेक्शंस यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये देखो ऐसे कनेक्शंस बनते हैं, ये जो लाइन दिख रही है लाइन ऐसे, सो ये कनेक्शंस हमें बनाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं मॉडल, पावर बीआई में इसको मॉडल बोलते हैं। तो टेबल्स के बीच में हमें कनेक्शंस बनाना होता है बेस्ड ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन्स की, ठीक है। ये बाद में देखेंगे हम, जब सारे टेबल्स लोड हो जाएंगे तो इसको कैसे बनाते हैं ये सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो रिटर्न का टेबल हमने लोड कर लिया, अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अभी ऐसा कंसिडर करो से ठीक है, ये एक मेरा प्रोडक्ट का टेबल है। तो प्रोडक्ट का जो टेबल है इसमें एक प्रोडक्ट की नाम की एक फर्स्ट कॉलम है। अगर मैंने उस कॉलम पे क्लिक किया, मैं अभी कहाँ पे हूँ, टेबल व्यू पे हूँ, उस कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे देखो कुछ वैल्यूज आ रही कि उस पर्टिकुलर टेबल में कितने रोज हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है। डिस्टिंक्ट मतलब विदाउट डुप्लीकेशंस। डिस्टिंक्ट अगर मेरे पास लेट से एक कॉलम में 1 1 2 2 3 3 ऐसे कुछ है, लेट से 1 1 2 2 एंड 3 3 ऐसे 6 वैल्यूज है। एक कॉलम है मेरे पास जिसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 ऐसे 6 वैल्यूज है। अगर मैं उस कॉलम का डिस्टिंक्ट निकालूं तो डिस्टिंक्ट क्या रहेगा, 1 2 3, मतलब डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा और जो आउटपुट बचेगा वो मतलब डिस्टिंक्ट होता है किसी भी कॉलम्स का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 293 रोज टोटल रोज मैं अगर देख रहा हूँ 293 है एंड डिस्टिंक्ट भी मुझे 293 ही दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हर एक रो यूनिक है, राइट। ये नंबर रिपीटेड नहीं है, 215 253 जो नंबर दिख रहे हैं ये हर एक नंबर यूनिक है। ये नंबर क्या शो कर रहा है कि लेट से 215 नंबर, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक नंबर है, उस प्रोडक्ट को ये नाम दिया हुआ है कि की बनाया हुआ है कि 215 नंबर का प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का ये डिटेल दिया हुआ है कि उसका मॉडल क्या है, उसकी साइज क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है। ये सारा डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर रो में उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, सारी चीज। तो प्रोडक्ट के टेबल्स में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, सारी वैल्यूज सारे प्रोडक्ट की के हिसाब से यूनिक है। मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की। इसका मतलब 293 मेरे पास प्रोडक्ट है, हर एक रो जो है वो एक अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे देता है। तो ये प्रोडक्ट का जो कॉलम है ये हुआ प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक होता है, नल नहीं होता, ठीक है। यूनिक मतलब हर एक रो जो होता है वो एक इंडिविजुअल इंटिटी मुझे शो करता है, यूनिकनेस। 215 जो है वो 215 यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा, बस यहीं पे मिलेगा मुझे। 215 डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे, या 253 डुप्लीकेट नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट की जो है यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की कंसेप्ट समझ में आ गया।
प्राइमरी की क्या होती है, डुप्लीकेशन नहीं होता है उसमें, और वो यूनिक होती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। ये जो प्रोडक्ट का टेबल है, ये टेबल मुझे उस कंपनी में जितने प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे 215 नंबर का प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट की एसक्यू टाइप कौन सा है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में है। अगर यही मैं इस रिटर्न के टेबल को ओपन करूं और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की यहाँ पे भी यूज की हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो रोज कितने दिख रहे हैं, 1809 रोज दिख रहे हैं, और डिस्टिंग कितने, 124। इसका मतलब ये डुप्लीकेशन पे, राइट, ये 477 डुप्लीकेट दिख रहा है मुझे, राइट। अगर नीचे जाओ तो और भी डुप्लीकेशंस मिलेंगे इसमें। तो मतलब एक एक प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से मैं अगर ये 223 नंबर का प्रोडक्ट लेता हूँ तो 223 की मेरे पास मल्टीपल रोज है, एक रो नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रही है। तो फॉरेन की कंसेप्ट क्या क्या होती है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की यूज की होती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि प्रोडक्ट की यहाँ पे हम फॉरेन की क्यों बोल रहे हैं और वहां पे प्राइमरी की क्यों बोल रहे हैं, राइट। तो फॉरेन की क्यों बोल रहे हैं इसको, ये जो रिटर्न का टेबल है बेसिकली ये टेबल्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी डेट को मेरे कौन से प्रोडक्ट रिटर्न आए हुए हैं। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करो कि एक बिजनेस है आपका और उस बिजनेस का आपका एक टेबल है, रिटर्न का टेबल, जो आप मेंटेन कर रहे हो कि कौन से दिन में मेरे कौन से प्रोडक्ट्स रिटर्न आए हुए। मैंने बेचे तो थे लेकिन वो रिटर्न आए, कुछ भी रीजन आ रहा होगा उसका कि उसमें डिफेक्ट था या कुछ भी, लेकिन वो रिटर्न हुए या कस्टमर को वो पसंद नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपने एक ही कस्टमर को बेचा होगा, वो मल्टीपल कस्टमर्स को बेच सकते हैं ना आप। जैसे मैंने ये 223 नंबर का ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं ऐसा तो नहीं कि एक ही कस्टमर को बेचूंगा, जितने कस्टमर की ऑर्डर मेरे पास आएगी मैं उनको बेच दूंगा वो प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट ये प्रोडक्ट मल्टीपल लोगों से मेरे पास रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट की है वो इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, और ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डे में वही प्रोडक्ट रिटर्न आएगा। हो सकता है कि आज वो प्रोडक्ट आए वो कल भी आ सकता है रिटर्न, परसों भी आ सकता है रिटर्न। तो इसलिए किसी डे पे भी उसका कंट्रोल नहीं है, राइट। अगर मैं आज की डेट मानूं और 223 का ये प्रोडक्ट है, ये 9 दिसंबर को एक क्वांटिटी में रिटर्न आया, अगेन 28 अक्टूबर को भी वो रिटर्न आया, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते ना कि किसी पर्टिकुलर डे में उस प्रोडक्ट का रिटर्न आया हुआ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जब कस्टमर को वो पसंद नहीं आएगा वो उस टाइम पे रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल है। तो ऐसे टेबल्स को हम ट्रांजैक्शन टेबल कहते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल जहाँ पे आप डे टू डे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पे आपका डुप्लीकेट्स वैल्यू पॉसिबल्स है। जैसे प्रोडक्ट की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, टेरिटरी की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। टेरिटरी की मतलब अगर मेरे किसी कंट्रीज का एक टेबल है मेरे पास, वो टेबल अभी लोड नहीं किया हमने, तो कंट्री का एक टेबल है जहाँ पे आपने उसको नंबर दिया है कि यूएस कंट्री को 1 नंबर, या ऑस्ट्रेलिया को 2 नंबर, जापान को 3 नंबर, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज को नंबर दिए हुए, और उस नंबर को आपने इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। और इस की को क्यों यूज करते हैं, अभी मान लो ये प्रोडक्ट की जो की है ये मैंने यहाँ पे 223 नंबर यूज की हुई है, तो मुझे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर दिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोडक्ट का टेबल दे रहा है कि 223 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका नाम ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उसका मेक ये है, मॉडल कौन सा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने यहाँ पे डाल दी 223 के सामने, तो ये टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया है, उस टेबल्स के लिए एक अलग से टेबल रखा है प्रोडक्ट का, जहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक नाम दिया कि भाई 223 नंबर का प्रोडक्ट ये रहा, या 215 नंबर का प्रोडक्ट उसका डिटेल यहाँ पे है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दीज कॉलम्स मैं सिर्फ की यूज कर रहा हूँ कि 215 नंबर। इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल आपकी तो आप प्रोडक्ट के टेबल में जाके देखो 215 नंबर की क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न के टेबल में मैंने सिर्फ
यहाँ पे जो मैंने की बनाई प्राइमरी की वो यूज की है यहाँ पे एज अ फॉरेन की। तो फॉरेन की डुप्लीकेशंस के फॉर्म में आती है, वो नॉट नल होती है एंड वो नल भी हो सकती है, नॉट नल नहीं, वो नल भी हो सकती है और वो यूनिक नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंस कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अभी तो इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ध्यान में रखो कि प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, फॉरेन की जो होती है वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में होती है। और मैं एक प्राइमरी की को ट्रांजैक्शन टेबल्स में एज अ रेफरेंस के तौर पर फॉरेन की यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को यूज कर रहा हूँ किसी और टेबल में, तो उसको हम फॉरेन की बोलेंगे। रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ मैं प्राइमरी की को किसी और टेबल में, तो उसको हम फॉरेन की बोलेंगे, क्योंकि फॉरेन मतलब उस टेबल से बिलोंग नहीं करती, वो किसी और टेबल से आई हुई है, तो उसका रेफरेंस किसी और टेबल में। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट की यूज किया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट की कहाँ से आई है, इस प्रोडक्ट के टेबल से आई हुई है। यहाँ पे वो प्राइमरी की है, बट यहाँ पे रिटर्न के टेबल में वो एज अ फॉरेन की यूज हुई है। सिंपल आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, तो ये फॉरेन की है। प्रोडक्ट की यहाँ पे यूनिकनेस के साथ है, तो ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो जो ये टेबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के टेबल्स में ये सारे रोज जो है वो यूनिक है, तो ऐसे टेबल्स को डायमेंशन टेबल बोलते हैं। और जिस टेबल्स में कीज जो हो ये रेफरेंस के लिए यूज होके ट्रांजेक्शनल डेटा वो टेबल स्टोर करता है, जैसे रिटर्न का टेबल हुआ मेरा, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड वैल्यू, डेट है और कीज है, कुछ वैल्यूज है, सो बिजनेस वैल्यूज है इसमें, सिर्फ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई टेक्स्ट के कॉलम नहीं ज्यादा। तो वैसे टेबल्स को मैं ट्रांजेक्शन टेबल कहता हूँ, जिसमें डे टू डे, यहाँ पे डे अगर ऐसा को नहीं कि एक ही डे में सारी ट्रांजेक्शन है, हो सकता है कि डेज भी मेरे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में हो। मतलब एक डे पे एक प्रोडक्ट नहीं आ सकता, तो एक डे पे दूसरे प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। समझ रहे हो, तो ऐसे टेबल्स को हम ट्रांजेक्शन टेबल्स कहते हैं। तो कंसेप्ट बस ये अंडरस्टैंड रखो कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या है। तो प्राइमरी की यूनिकनेस दर्शाती है एंड फॉरेन की जो है वो उसमें डुप्लीकेशंस होते हैं। प्राइमरी की हमें इंडिविजुअली एक रो में एक ही वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो यूनिक होती है। तो जिस टेबल में प्राइमरी की है वो टेबल डायमेंशन टेबल्स होता है। अब उस टेबल्स को अगर हमने उस की को एज अ रेफरेंस के लिए किसी और टेबल्स में यूज किया है, तो उसको हम रेफरेंस या प्राइमरी की बोलेंगे, या सॉरी फॉरेन की बोलेंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में यूज होगी किसी और टेबल में। समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, क्योंकि एक रो को आप अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जैसे प्रोडक्ट के केस में आपने आइडेंटिफाई किया है कि दिस रो बिलोंग्स टू 215 नंबर की प्रोडक्ट की, 215 के लिए मेरा ये रो है, तो यहाँ पे आप और एक प्राइमरी की ऐड नहीं कर सकते। तो दो प्राइमरी की एक टेबल्स में नहीं हो सकती, प्राइमरी की एक ही होती है एक टेबल में। फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है टेबल्स में, बट प्राइमरी की एक ही होगी। जैसे रिटर्न के टेबल्स में मल्टीपल फॉरेन्स की यहाँ पे, टेरिटरी की, प्रोडक्ट की, ये दो फॉरेन्स की यहाँ पे यूज हुई है। तो फॉरेन्स की कैन बी मल्टीपल इन वन टेबल, बट प्राइमरी की एक ही होगा एक टेबल में। ठीक है, और जिस टेबल्स में फॉरेन्स की यूज होती है वो ट्रांजेक्शन टेबल्स होते हैं, वो डायमेंशन टेबल नहीं होते। जिसमें प्रोडक्ट, जिसमें प्राइमरी की यूज होती है वो डायमेंशन टेबल्स होते हैं। डायमेंशन टेबल एक वर्ड यूज किया जाता है पावर बीआई में, जिसमें प्राइमरी कीज या जिस टेबल को आप यूनिक वैल्यूज होती है जिस टेबल्स में, उसको हम डायमेंशन टेबल्स बोलते हैं। और जिसमें ट्रांजैक्शन डेटा, बिजनेस रिलेटेड डेटा होता है, जैसे इस टेबल में, रिटर्न के टेबल में मेरी सिर्फ बिजनेस वैल्यूज यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आई हुई है, कुछ भी टेक्स्ट रिलेटेड डेटा जो होता है वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ वैल्यूज है उस डेटा, उस पर्टिकुलर टेबल्स में। तो वैसे टेबल्स को हम ट्रांजैक्शन टेबल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके,
ये कंसेप्ट प्राइमरी की एंड फॉरेन की जब आपका एसक्यूएल होगा तो ये और डीप में आपकी क्लियर होगी कंसेप्ट वहां पे। अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि प्राइमरी की यूनिक है, फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में आती है। ओके, सो अभी मैं अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा में जा रहा हूँ नए टेबल्स को लोड करने के लिए। मैं जाके अभी मैं वे ले रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म क्यूरी में जाके टेबल्स को लोड कर रहा हूँ। ठीक है, गेट डेटा से भी कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके भी कर सकता हूँ। कहाँ से? न्यू सोर्स से। ठीक है, तो ठीक है, सो मैं अभी ये सेल्स के टेबल जो है मेरे पास 1 2 3 ये 3 टेबल्स कंसिडर करो। ये 18 का टेबल ऐसे मान के चलो कि 18 का टेबल नहीं, ये डेमो के लिए रखा हुआ है। इसको क्यों रखा हुआ है ये बाद में देखेंगे, पहले इस पे फोकस करो कि मेरे पास 15 16 एंड 17 3 साल का डेटा है। टेबल्स का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस ईयर्स अलग अलग है। एक टेबल में 2015 का डेटा है, एक में 16 का, एक में 17 का। ठीक है, मैं 2015 का टेबल्स लोड कर रहा हूँ। ये मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है, इसको ओके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करने लायक इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ क्योंकि इसमें सारे के सारे देखोगे आप, इसमें सिर्फ नंबर्स ही है। आपको कोई डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज एंड फॉरेन की यूज की हुई है जो अदर टेबल से आती है, कस्टमर के, टेरिटरी के या प्रोडक्ट के। उस पर्टिकुलर टेबल में जो की यूज की है प्राइमरी की, वो यहाँ पे फॉरेन की यूज की, जैसे प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की। एंड रिगार्डिंग ये जो टेबल्स की जैसे ऑर्डर क्वांटिटी है, तो ये इंफॉर्मेशन सारी टेक्स्ट या नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। सो दोज आर ट्रांजैक्शन टेबल्स फॉर अस। सो मैं जैसे मैंने 15 का लोड किया, मैं 16 और 17 का एक साथ लोड कर रहा हूँ, मतलब वो भी मैं लोड कर रहा हूँ टेबल्स। 16 स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर सेम ही है। कॉलम्स की जो क्वांटिटी है, जितने कॉलम्स इसमें हैं उतने जैसे यहाँ पे 8 कॉलम्स है, तो इसमें भी 8 ही कॉलम है। तो एकदम उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम ही है, बस डेटा डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, 15 16 और मुझे 17 का भी चाहिए डेटा। सो अगेन मैं न्यू सोर्स में जाके 17 का भी डेटा दे रहा हूँ। इसको मैं ओके कर दूँ। ठीक है, तो मैंने 3 टेबल लोड किए यहाँ पे, जैसे 15 16 17। तीनों टेबल्स में सेम डेटा है। इवन जो कॉलम्स है, उन कॉलम्स में जैसे ऑर्डर डेट जो कॉलम है उसका डेटा टाइप डेट है, तो 16 का जो ऑर्डर डेट है उसका डेटा टाइप भी डेट ही है। कॉलम्स के नाम भी सेम ही है, कॉलम्स के नाम सेम है, सिर्फ अंदर का डेटा डिफरेंट है। तो इस केस में इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 टेबल्स, आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें तीनों ईयर्स का डेटा एक साथ हो। 3 अलग अलग टेबल रखने से अच्छा एक ही टेबल रखो कि जिसमें तीनों का डेटा एक साथ मिले आपको। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए पावर क्यूरी में अपेंड ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊं, होम में, यहाँ पे देखो अपेंड क्यूरीज दिख रहा है ऑप्शंस। अपेंड क्यूरीज को मैं अगर एक्सपांड करता हूँ तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं मुझे, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं अपेंड क्या है। अपेंड मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना। जैसे 15 का डेटा है, 15 के डेटा के नीचे में 16 का डेटा, 16 के डेटा के नीचे में 17 का डेटा। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट अगर मेरे पास जैसे मैं कोई स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर्स को एक दूसरे के ऊपर हम अपेंड करते हैं ना। लाइक वे 3 अलग अलग टेबल्स को जिनका स्ट्रक्चर सेम है, कॉलम्स की क्वांटिटी सेम है, डेटा टाइप सेम है,
उनको मैं एक दूसरे के ऊपर अपेंड कर रहा हूँ, मतलब 15, 16, 17 को डेटा को एक साथ एक ही कॉलम एक ही टेबल्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं अपेंड ऑपरेशंस। अपेंड ऑपरेशंस में आप कॉलम्स नहीं बढ़ाते, आप रोज बढ़ाते, राइट। कॉलम्स तो उतने ही रहेंगे, बस अगर मेरी 15 के टेबल में लेट्स से 100 रोज है और 16 के टेबल में 100 रोज है, तो जो फाइनल टेबल बनेगा उसमें 200 रोज आएंगे, 15 के 100, 16 के 100। लेकिन कॉलम अगर दोनों में 8 ही है तो फाइनल में भी 8 ही कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो अपेंड ऑपरेशन समझो कि वो रोज इंक्रीज करता है, कॉलम इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने 15 का टेबल को सिलेक्ट किया यहाँ पे, 15 का, और मैं गया होम में। होम में मेरे पास अपेंड क्यूरीज का ऑप्शन है। अगर मैं अपेंड क्यूरीज का ऑप्शन लूँ तो इसी टेबल में 2015 के टेबल में ही ये 16-17 ऐड हो जाएगी। और अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू लूँ तो एक नया टेबल बनेगा, ये 3 टेबल सेपरेट वैसे रहेंगे, एक नया टेबल बनेगा जिसमें ये 3 टेबल्स को कंबाइन करके आउटपुट आएगा, समझ रहे। अगर अपेंड क्यूरीज लिया, 2015 का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है टेबल यहाँ पे, और अपेंड क्यूरीज किया तो ये 16-17 उसके अंदर चले जाएंगे। ये 2 टेबल रहेंगे लेकिन 16-17 का डेटा कॉपी होके ये 15 के टेबल के अंदर चला जाएगा। और अपेंड क्यूरीज एज न्यू किया तो एक सेपरेट 4th टेबल यहाँ पे आएगा जिसमें तीनों का डेटा कंबाइन रहेगा। तो मैं अपेंड क्यूरीज एज न्यू कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे पूछेगा, एक पॉपअप आएगा कि आपको अपेंड जो करना है वहां पे कितने टेबल्स है। तो मेरे पास 3 टेबल है, राइट। तो 3 और मैं पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो एक ऑप्शन देगा कि जितने टेबल्स उसके पास यहाँ पे अवेलेबल है पावर बीआई के पास, वो सारी एक लिस्ट यहाँ पे देगा। और जो मैंने सेलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे एक सिलेक्शन में रहेगा, 15 का मैंने सेलेक्ट किया था। अभी मुझे 16 चाहिए तो मैं 16 को सेलेक्ट करूंगा, देन ऐड करूंगा, 16 आएगा यहाँ पे। देन 17 को सेलेक्ट करूंगा, उसको भी ऐड करूंगा। 3 टेबल आ गए मेरे पास, 15, 16, 17। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ये देखो, ये अपेंड 1 करके एक नया टेबल बना, 15, 16, 17 ये 3 टेबल वैसे की वैसे मेरे एक नया टेबल बना अपेंड 1 करके, जिसमें अगर मैं ऑर्डर डेट का कॉलम सेलेक्ट करके एक नया कॉलम इसमें ऐड कर दूं, ईयर का, जैसे ईयर का कॉलम मैंने ऐड किया, सी यहाँ पे 2015, 16, 17 ऐसे डेटा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि इसमें कितना डेटा है इस अपेंड 1 के टेबल में, इसको अगर ड्रॉप डाउन करूँ, सी यहाँ पे 15, 16, 17 3 साल का डेटा मेरे पास है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 टेबल्स, मैं एक टेबल में उनको अपेंड कर सकता हूँ। ये मेरे लिए भी इजी रहेगा कि अलग अलग टेबल में जाके अलग अलग डेटा को, जैसे 15 का मुझे 16 का डेटा अंडरस्टैंड करना है तो मुझे 16 के टेबल में जाना पड़ेगा, 17 का करना है अंडरस्टैंड तो 17 के टेबल में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ही टेबल बना दिया जिसमें सारे ईयर्स का डेटा, तो मुझे एक ही टेबल को अंडरस्टैंड करना है या उसको रिपोर्ट्स में यूज करना पड़ेगा, राइट। तो कंपेरेटिवली 3 अलग अलग टेबल्स रिपोर्ट्स में यूज करने से अच्छा मैं एक ही टेबल रिपोर्ट में यूज करूँ जिसमें तीनों ईयर का डेटा हो, ठीक है। इसलिए अपेंड ऑपरेशंस यूज किया जाता है टू स्टैक वन टेबल्स विद अनदर टेबल। लेकिन कंडीशंस क्या रहेगी, उनके कॉलम्स सेम होने चाहिए, ठीक है, उनके नाम सेम होने चाहिए, एंड उनका डेटा टाइप जो है, जैसे ये ऑर्डर वाला जो टेबल है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट का, अगर इसका नाम ऑर्डर डेट है तो 16, 17 इन तीनों में उसका नाम ऑर्डर डेट होना चाहिए, प्लस इसका जो डेटा टाइप है जो यहाँ पे डेट है, तो ये 16 और 17 में भी या तीनों में भी वो डेट ही होना चाहिए डेटा टाइप, तभी वो एक दूसरे में अपेंड होगा, एक ही कॉलम में होगा, नहीं तो वो उसके लिए अलग से कॉलम बना लेगा। समझ रहे हो अपेंड ऑपरेशन? कुछ डाउट है इसमें अपेंड ऑपरेशन में, ऑनलाइन स्टूडेंट? नो सर। ओके। तो अभी जैसे मैंने ये अपेंड वाला जो नया टेबल बनाया, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ सेल्स फैक्ट बाय अपेंड, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको रिनेम कर सकता हूँ। और जो मैं यहाँ पे स्टेप्स करूंगा इस टेबल के लिए वो यहाँ पे ऐड होती चलेंगी। जैसे मैंने इस टेबल में एक ईयर का कॉलम ऐड किया था तो वो यहाँ पे ऐड हुआ है अप्लाइड स्टेप्स में कि आपने ईयर का कॉलम ऐड किया है इस टेबल में, अपेंड के टेबल में, ठीक है। तो अभी मुझे इन 3 टेबल्स की जरूरत नहीं है
क्योंकि मेरे पास एक टेबल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2015 का जो टेबल है इस पर राइट क्लिक करके कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल लोड। अगर मैं इसको इनेबल लोड करता हूँ तो देखो इसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा कर्सिव टाइप हुआ है। अगर बाकी के टेबल्स के फॉन्ट देखो और इसका फॉन्ट देखो थोड़ा अलग दिखता है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें और इस फॉल्ट में? ये थोड़ा सा कर्सिव है, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ऐसा। तो ये जो ऑप्शन है, जैसे मैं वापस इसको इनेबल लोड कर रहा हूँ तो देखो वापस इसका फॉन्ट चेंज हुआ है, अभी ये सेम दिख रहा है। तो ये इनेबल लोड क्या होता है कि मान लो कि ट्रांसफॉर्म क्यूरी में, आपने क्यूरी एडिटर में आपने कुछ, जैसे अपन ने ये ऑपरेशन किया, आपने क्या किया कि 3 टेबल को लोड किया एंड 3 टेबल को लोड करके उनसे एक चौथा टेबल बना लिया। ठीक है, तो अभी मुझे इन टेबल्स की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेबल है जिसमें तीनों ईयर्स का डेटा है। तो इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। अगर इसको डिलीट कर दूंगा तो ये जो अपेंड का ग्रिड से मैं इसको ट्राई करता हूँ डिलीट करने का, तो देखो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा कि cannot be deleted because it's being referenced by another query sales fact by append। वो बोल रहा है कि ये सेल्स फैक्ट बाय अपेंड में ये टेबल को यूज किया गया है अपेंड के लिए। अगर आपने ये टेबल को डिलीट कर दिया तो ये जो आपने नया टेबल बनाया इसका भी डेटा लॉस हो जाएगा। तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसको डिलीट करना रहेगा तो ये टेबल पहले डिलीट करना पड़ेगा जो आपने नया बनाया है, देन ये टेबल डिलीट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप पेरेंट और चाइल्ड जो रिलेशनशिप है, तो ये जो रहेगी 15, 16, 17, ये क्या हुए, पेरेंट हुए, राइट, और ये उनका चाइल्ड हुआ अपेंड। तो आप डायरेक्टली पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते, आपको पहले चाइल्ड डिलीट करने पड़ेंगे देन पेरेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इनको क्या करेंगे, इनेबल लोड करेंगे। इनेबल लोड मतलब जैसे अभी देखो मैं इस केस में क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करूंगा मैं क्लोज एंड अप्लाई जब किया तो देखो यहाँ पे लोडिंग होते समय देखो क्या क्या लोड हो रहा है। 2015, 2016, 17 एंड ये अपेंड, ये 4 टेबल लोड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये 3 टेबल भी आए और जो टेबल बनाया चौथा अपन ने वो टेबल भी आए। तो इन शॉर्ट ये 3 टेबल अननेसेसरी आए ना, ये भी आपकी साइज बढ़ाएंगे टेबल की। ये जो आपने मॉडल बनाया है इसमें इसकी भी साइज ऐड हो गई ना, और इसका ही डेटा इस टेबल में है अपेंड में, तो मतलब डुप्लीकेट डेटा आया आपके पास जो कि जरूरत नहीं है आपको। तो मैं इस पे क्या ऑप्शन कर सकता हूँ, लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्म पे गया, इसको मैं कर रहा हूँ इनेबल लोड। इनेबल लोड के नीचे देखो एक ऑप्शन और है, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। मैं इनेबल लोड करता हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। इनेबल लोड जब मैं करता हूँ तो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब डेटा रिफ्रेश होगा, डेटा जब रिफ्रेश होगा, लेट्स से 2015 में लेट्स से मेरे पास 10 एंट्रीज थी और उसके बाद 20 एंट्रीज हुई, उसके बाद नया डेटा ऐड हुआ। तो जब डेटा रिफ्रेश होगा तो ये 2015 का टेबल रिफ्रेश होगा और अकॉर्डिंगली ये अपेंड वाला टेबल भी रिफ्रेश होगा क्योंकि इसका रेफरेंस इधर है। तो ये रिफ्रेश के इसमें ये भागीदार रहेंगे सारे, लेकिन लोड नहीं होंगे। मैं इसको इनेबल लोड कर रहा हूं तीनों को। ठीक है, तीनों को मैंने इनेबल लोड किया एंड देन मैं अभी इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूं वापस। सी, वो 3 टेबल यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझे सिर्फ जो मैंने लास्ट का आउटपुट लिया था वो टेबल दिख रहा है। समझ गया है इनेबल लोड ऑप्शंस क्या काम करता है? जो टेबल्स आपको रिफ्रेश में तो रखने हैं लेकिन वो आपको एक्चुअली लोड नहीं करने पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, उन टेबल्स को आप राइट क्लिक करके इनेबल लोड कर सकते हो। इनेबल लोड मतलब बस वो टेबल यहाँ पे लोड नहीं होंगे लेकिन वो एक्चुअल रिफ्रेश में रहेंगे। जैसे 2015, 16, 17 के टेबल्स में अगर कुछ डेटा ऐड होता है और आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होता है तो जो चौथा टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है रेफरेंस लेके उन 3 टेबल्स का, उसमें भी वो ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाएगा, वो बैकएंड में काम करेंगे और ये सेल्स फोर्स बाय अपेंड में आपको अपडेटेड डेटा ही दिखेगा। क्लियर है?
अभी ये जो अपेंड ऑपरेशन हमने देखा, इस अपेंड ऑपरेशन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जैसे मैंने 15, 16 और 17 इन 3 टेबल्स को लोड किया, तो मैं इंडिविजुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम डेटा को लोड किया था, तो मैंने इंडिविजुअली टेबल्स को सेलेक्ट किया था, राइट? मैं 15 का टेबल लेके आया, फिर 16 का लेके आया, फिर 17 का लेके आया, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट 3 साल का ही डेटा है। अगर मेरे पास नया डेटा ऐड हुआ, जैसे 2018 का डेटा ऐड हुआ, उस जो हमने जिस फोल्डर में हमने डेटा लिया हुआ है, उसमें जैसे 15, 16, 17 का 3 साल का डेटा था और उसमें और 1 साल का डेटा ऐड हुआ, या मान के चलो कि आप जब रिपोर्ट बना रहे हो, अभी जैसे 2024 चल रहा है, आपके पास डेटा है 20, 21, 22 या 23 तक डेटा आपके पास है, आपने उस पर रिपोर्ट बना लिया, क्लाइंट को दे दिया रिपोर्ट, और क्लाइंट ने जब 24 का डेटा भी उस फोल्डर में रख दिया कि अभी मेरे ये 24 का डेटा है, तो आपका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी वो 24 का डेटा आना चाहिए ऑटोमेटिक। अभी हमने जो वे यूज किया उसमें हमने तो बाय डिफॉल्ट 3 साल का ही डेटा लिया, तो अगर चौथे साल का डेटा अगर वहां पे हम ले जाए तो वो रिफ्रेश नहीं होगा। रिफ्रेश भी हुआ आपका रिपोर्ट तो वो डेटा अपने आप आएगा नहीं, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस ये प्रोसेस जो है 15, 16, 17 की, वापस आपको वो 18 का भी डेटा सेलेक्ट करके लाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर अपेंड के ऑपरेशन में उसको ऐड करना पड़ेगा, एंड देन वापस रिफ्रेश वगैरह करके देन आपका 2018 का डेटा ऐड होगा। सो ये प्रोसेस तो आप हर साल तो नहीं कर सकते उस क्लाइंट के लिए, ये तो डबल वर्क हो जाएगा ना, क्योंकि आपको हर साल उस क्लाइंट को पास जाना पड़ेगा, आपका नया डेटा दे दो, फिर हम उसको ऐड करके दे देंगे, तो एक मैन्युअल प्रोसेस हो जाएगा, इसमें ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमाइजेशन इसमें हम कैसे ला सकते हैं, जैसे हमने डेटा सोर्स से इंडिविजुअली फाइल सेलेक्ट की थी, तो हम डायरेक्टली उस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फाइल हम सोर्स में डायरेक्टली फोल्डर का पाथ दे सकते हैं कि तुम इस फोल्डर में, हम पावर बीआई को बोल सकते हैं कि तुम इस फोल्डर को सर्च करो, इस फोल्डर में जाओ और उस फोल्डर में से ये फाइल्स लेके आओ। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। जैसे ये सेल्स बाय अपेंड हमने यूज किया, ठीक है, तो जैसे मैं होम पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो नया सोर्स ऑप्शन है, न्यू सोर्स में अगर मैं गया, मोर में देखो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन है। ठीक है, ये फोल्डर ऑप्शन, मैं ये फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड हिट कनेक्ट। रिक्वायरमेंट हम फोल्डर ऑप्शन क्यों ले रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई आपको। हम जो एटोमाइजेशन करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में, उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स में, अभी जैसे 15, 16, 17 3 साल का ही डेटा है, उसमें अगर क्लाइंट ने 18 का डेटा ऐड कर दिया, 19 का डेटा ऐड कर दिया, तो वो डेटा भी अपने आप रिपोर्ट्स में आना चाहिए जब रिपोर्ट मेरा रिफ्रेश हो। अभी के केस में जब अपन अपेंड किए तो अपन ने इंडिविजुअली 3 टेबल्स को लेके आए, तो हमेशा मुझे 3 ही टेबल दिखेंगे, क्योंकि चौथा टेबल हम लाए ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली हम हर एक टेबल को सेलेक्ट करके ला रहे थे कि 15 का टेबल, 16 का, 17 का। अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर का पाथ दे रहे हैं उसको। पावर बीआई को बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ पिकिंग वन पर्टिकुलर टेबल, आप उस फोल्डर में जाओ पहले। तो मुझे फोल्डर का पाथ मांग रहा है, तो मैं कौन सा पाथ दे रहा हूँ, जहां पे मैंने वो डेटा स्टोर करके रखा है। जैसे ये मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है, मैं यहाँ से उसको पाथ दे रहा हूँ, ये पाथ में कॉपी कर रहा हूँ। पाथ को कैसे कॉपी किया, ये सिंपली मैं उस फोल्डर में गया और यहाँ पे क्लिक किया, ये पाथ मेरे पास आ गया, इसको मैंने कॉपी किया पाथ को, और पावर बीआई में जाके इस फोल्डर पे मैंने उस पाथ को दे दिया कि इस फोल्डर में तुम जाओ। ठीक है, ब्राउज करके भी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके मुझे पहले देगा कि वहां पे उसको इतना सारा डेटा मिल रहा है, मतलब इतनी सारी फाइल्स मिल रही है। जो फाइल्स मुझे एडवेंचर वर्क्स में दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो सारी फाइल्स उसको यहाँ पे दिख रही है अभी आपको प्रीव्यू के इसमें, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर टेबल में ये अगर 3 ही फाइल होती, 15, 16, 17 की ही फाइल रहती, तो मैं डायरेक्टली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ले सकता था यहाँ पे कि ये 3 फाइल है, उसको डायरेक्ट कंबाइन कर लो, तो जो अपेंड को आपने प्रोसेस की वो ऑटोमेटिकली हो जाती है यहाँ पे, कंबाइन और ट्रांसफॉर्म कर दे आपको। लेकिन अपने केस में यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी है, तो सबसे पहले तो आपने को फिल्टर करना पड़ेगा कि मुझे 15, 16, 17 के डेटा को मुझे फिल्टर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद
एज अ सोर्स मुझे ये सबसे पहले ये फाइल दिख रही है CSV जो फोल्डर्स में मुझे दिख रही थी, राइट, नेम के कॉलम में। मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकता हूँ। अभी नेम पे ये ड्रॉप डाउन पे टेक्स्ट फिल्टर है, मैं यहाँ से मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो अगर मैं मैन्युअल सिलेक्शन करूंगा, जैसे मैंने 15, 16, 17 ऐसे फाइल सेलेक्ट कर ली, तो ऑलवेज वो 3 फाइल ही सिलेक्ट रहेगी, ठीक है। तो मैं मैन्युअल सिलेक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फिल्टर डालना पड़ेगा। जैसे मैं टेक्स्ट फिल्टर डाल रहा हूँ, टेक्स्ट फिल्टर में मेरे पास ऑप्शन है, मैं यूज करता हूँ कंटेंट्स। टेक्स्ट फिल्टर का मतलब क्या कि आप उस पर्टिकुलर कॉलम में जाओ और वहां पे सर्च करो कि सेल्स नाम की कोई वर्ड है क्या। अगर मैंने देखा तो देखो सेल्स नाम का वर्ड मेरे पास इन 4 फाइल में। अंडरस्टैंड? एक मिनट, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ये 2018 का जो डेटा है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ वहां से। तो इन फ्यूचर हमें वो पता चलेगा कि डेटा एडिशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मेंशन में ये डेटा को डिलीट कर देंगे यहाँ से। सी मेरे पास अभी 15, 16, 17 3 साल का डेटा है। मैं नेम के ऊपर एक फिल्ट्रेशन डाल रहा हूँ, कहाँ पे, टेक्स्ट फिल्टर, कंटेंट्स, कंटेंट व्हाट, सेल्स, और ओके करता हूँ। जैसे मैंने फिल्ट्रेशन डाला, देखो मुझे सिर्फ 3 फाइल मिल रही है अभी यहाँ पे, जो 3 फाइल मुझे चाहिए थी। अगर इस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी 2018, 19, 20 की भी फाइल ऐड होती है तो वो भी यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगी, क्योंकि उनमें ये सेम वर्ड रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप फोल्डर का पाथ देते हो तो इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि जो फाइल्स उसमें आपको कंबाइन करनी होती है उनके नाम सेम होने चाहिए। जैसे आपने अगर ऑब्जर्व किया तो एडवेंचर वर्क अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर 2015, ये जो फॉर्मेट है ना ये सेम ही है, बस ईयर के नाम चेंज है, 16, 17, 18। तो उस फोल्डर में जो डेटा आप स्टोर करेंगे और जिसको आपको कंबाइन करना होता है उनके नाम सेम होना जरूरी होता है या सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अभी ये 3 साल का डेटा मुझे वहां पे मिला, तो 3 साल का डेटा मुझे दिख रहा है। उसके बाद ये कंटेंट का जो कॉलम है, यहाँ पे देखो एक बटन है यहाँ पे क्रिएट हुआ है कंबाइन फाइल्स का, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो कंबाइन फाइल्स का एक पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा। वो मुझे फाइल्स को कंबाइन करके एक रिजल्ट देगा कि फाइनल आउटपुट में आपको इतने कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। रोज मुझे वो सैंपल के लिए कुछ दिखा रहा है, मुझे बस ओके पे क्लिक करना है। जी, पावर बीआई क्या करता है, ये सब उसने बैकएंड में क्यूरीज वगैरह सब रन कर दी ये। और ये एडवेंचर वर्क नाम का एक टेबल मुझे क्रिएट करके दिया है। सेम वे जैसे हम ने ये सेल्स फैक्ट बाय अपेंड का जो टेबल बनाया था, उसमें भी हम यहाँ पे भी क्या क्या करते हैं, ऑर्डर डेट के बेसिस पे एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं ईयर का, ताकि हमें पता चले कि हमने कितने साल का डेटा ऐड हुआ है। ईयर का एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने साल का डेटा आया है। जैसे लोड मोर, देखो मेरे पास 15, 16, 17 3 साल का डेटा आया है, ओके। तो अभी मान लो कि क्लाइंट ने उसमें ऐड कर दिया टेबल, 2018 का उसने डेटा ऐड कर दिया वहां पे, तो उसको चेक करते हैं अपन कि अगर उसने ऐड कर दिया तो क्या होगा। लेट्स से 17 का डेटा है ना ये, तो मैं इसको लेट्स से ओपन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ 2017 को 2018 से, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं ना, 17 को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, 2018 का डेटा हो जाएगा रिप्लेस।
काम करते हैं फिर सिंपल में, जो डेटा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एक मंथ का डेटा और एक नई शीट बनाता है, उसको मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा। ये अभी मेरे पास 2018 का डेटा है, तो सेव कर लेते हैं उस फोल्डर में। यहाँ पे हमने ये रखा था, इसको रिनेम कर लेते हैं। इन शॉर्ट मैंने 2018 का डेटा ऐड किया है इसमें, और मैं अभी पावर BI डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे इस वाले टेबल को अगर रिफ्रेश करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश हुआ है। जी 2018 का भी डेटा ऐड हुआ इसमें। सो ये डायनामिक हुआ, राइट? जैसे जैसे आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होता रहेगा, उसमें टेबल्स अगर ऐड होते रहेंगे, डेटा ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होता चलेगा। ठीक है, तो अपेंड जो प्रोसेस है, अपेंड प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा सिनारियो है कि वहां पे डेटा एडिशन होने वाला है या चेंज होने वाला है, तो उस केस में फिर आपको इस वे से जाना पड़ेगा, फोल्डर ऑप्शन से। अपेंड हमें पता होना चाहिए कि अपेंड में कैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने अपेंड ऑप्शन आपको बताया, क्योंकि जब आप एसक्यूएल लर्न करोगे तो वहां पे कंसेप्ट आएगा यूनियन एंड ज्वाइंस का, तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे एसक्यूएल में यूनियंस होते हैं, वैसे पावर बीआई में अपेंड होता है। तो जब इसकी सिमिलरिटी कब पता चलेगी, जब एसक्यूएल आप पढ़ना शुरू करोगे और वहां पे यूनियन का टॉपिक आएगा और वहां पे क्यूरीज आप रन करोगे, और तब आपको ये सिमिलरिटीज क्लिक होगा कि अरे हमने पावर बीआई में ये सेम चीज अपेंड से की थी। ठीक है, इसीलिए अपेंड मैंने आपको पढ़ाया है कि अपेंड क्या करता है, इसकी क्लियरिटी आपको चाहिए इसलिए। ठीक है, सो ये बाकी के टेबल्स जो है 15-16, ये हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे दिस वन एडवेंचर वर्क्स, जो हमने फोल्डर से लिया हुआ। ठीक है, तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इनेबल लोड कर रहा हूँ, सबको 15, 16, 17 को इनेबल लोड कर रहा हूँ, और इनको डिलीट कर रहा हूँ मैं, नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये चाइल्ड है, तो ये डिलीट होगा, मैं चाइल्ड को डिलीट कर रहा हूँ, देन मैं इंडिविजुअल टेबल्स को डिलीट कर सकता हूँ। अभी डिलीट होंगे वो, क्योंकि आपने चाइल्ड को डिलीट किया है पहले। और इस पर्टिकुलर नए टेबल्स के लिए इसकी जरूरत नहीं है, राइट? ये हमने अलग वे से, अलग कनेक्टर से बनाए हुए हैं। ठीक है, देन आई जस्ट क्लोज एंड अप्लाई। एडवेंचर वर्क्स का टेबल मेरे पास आ गया है। इट कंटेन्स ऑल द डेटा फॉर 3 years और 4 years, वट एवर, 15, 16, 17, 18। ठीक है, वंस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको क्या करना होता है, फाइल को सेव करना होता है। जो भी आप वर्क करोगे उसको एक बार कंट्रोल एस करके या फाइल को सेव कर लो, देन क्लोज द फाइल। नेक्स्ट वर्क के लिए आपको फाइल में उतना वहां से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन सेव करना जरूरी है डेटा। ठीक है, कुछ इसमें डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट, जो हमने फोल्डर का ऑप्शन लिया और जो वे आउट यूज किया है, यहाँ पे हमने उस टेबल, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर के जितने भी
वहाँ पे फाइल्स थी, उसमें से हमने सर्च की फाइल्स, फिल्टर लगा दिया कि भाई जिस फाइल में सेल्स हो वही फाइल मुझे देना, जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए बाकी का जो एक्स्ट्रा जो वहाँ पे डेटा है उसको। एंड देन फिर हमने कंबाइन किया उसको। तो जो अपेंड की प्रोसेस में आपने इंडिविजुअली टेबल सेलेक्ट किए थे, अपेंड करने के लिए टेबल्स को आपको ऐड करना पड़ा, वो सारी चीज़ें बैकएंड में पावर बीआई ने खुद कर ली। ठीक है, कंबाइन कर लिया डेटा को। तो इस ऑप्शन में फोल्डर का ऑप्शंस एंड अपेंड का ऑप्शन, दोनों में किसी को कुछ डाउट है? और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें डायनेमिक वे चाहिए था। अगर टेबल्स में ऑड ईयर का डेटा ऐड होता जाए तो वो डायनेमिकली आपके टेबल्स में भी आना चाहिए, इसलिए हमने फोल्डर का ऑप्शन यूज किया। ठीक है, बोलो बोलो, कुछ डाउट है? इसको मैं यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ, इसको डबल क्लिक करके इसको नाम दे सकते हैं सेल्स फैक्ट। ट्रांजैक्शन टेबल्स जो होते हैं उनको आप फैक्ट टेबल भी बोलते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ सेल्स फैक्ट। जैसे सेम वे इन टेबल्स को भी हम रीनेम करेंगे बाद में, बट अभी के लिए मैं इसको सेल्स फैक्ट नाम दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना या नहीं समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. कल एक बार वापस इनिशियली जब लेक्चर शुरू होगा तो इसको थोड़ा रिपीट करेंगे वापस, जो प्रोसेस है फोल्डर की, तो मैं वापस से आपको एक बार बताऊंगा कि कैसे हमने किया है उसको, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। आज एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो इस स्टेप्स को। कुछ नहीं समझता है तो कल के लेक्चर में पूछो एक बार वापस। मैं 4 साढ़े 4 बजे ही आ जाता हूँ, 4:30 बजे। कुछ भी नहीं समझता है, स्टेप्स आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है या प्रीवियस का कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, बेझिझक मेरे पास आओ, बताओ कि ये नहीं हो समझ रहा है, मैं समझाऊंगा। सबके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, डाउट्स को अपने दिमाग में मत रखो, डाउट्स को उधर के उधर ही क्लियर करो। ओके, किसी को कुछ डाउट और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में।